नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। भारतीय इतिहास सामान्य अध्ययन की सीरीज है और सीरीज नंबर आपका होगा 6। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। आइए शुभारंभ करते हैं। देखिए, प्रश्न संख्या 1 की अगर बात करेगा तो यहाँ पे दिया गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार कर दिया था। एक क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन जो कि प्राय नहीं एग्जाम में मिलता है, इसको आप निश्चित रूप से आप नोट कर सकते हैं। यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना आपकी हमेशा रहेगी। एक बार फिर से देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार कर दिया है। लखनऊ अधिवेशन 1936 बताइएगा, रामगढ़ अधिवेशन 1940 बताइएगा, फैजपुर अधिवेशन 1937 बताइएगा, कराची अधिवेशन 1941 बताइएगा, या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पे लखनऊ अधिवेशन 1936 है ना। लखनऊ अधिवेशन यहाँ पे 2 बार है। एक तो आपका 1916 में हुआ था, एक तो आपका 1916 में लखनऊ अधिवेशन होता है, जिसके नरम पंथ और गरम पंथ जो है पुनः एक हो जाते हैं, और इसकी अध्यक्षता जो है वह अंबिकाचरण मजूमदार ने की थी। और इस अधिवेशन में जो है आपका इन्होंने भारत शासन अधिनियम 1935 को पूर्ण रूप से क्या कर दिया था, अलग कर दिया था, है ना, अस्वीकार कर दिया गया था। प्रश्न संख्या 2 की बात करिएगा, पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, यहाँ पे आपसे पूछा गया है। पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक के लेखक का नाम आपको बताना है। रजनी कोठारी, विद्युत चक्रवर्ती, रोमिला थापर, एन.के. सिंह, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, रजनी कोठारी। प्रश्न संख्या 3 की बात करिए, दिया गया है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा एक उग्रवादी विचारधारा के समर्थक है। 4 व्यक्तियों का नाम दिया है, 4 स्वतंत्रता सेनानियों का नाम दिया है, और पूछा है कि कौन इसमें उग्रवादी विचारधारा से संबंधित है। गोपाल कृष्ण गोखले, रास बिहारी घोष, विपिन चंद्र पाल, दादा भाई नौरोजी, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको हो सकता है रास बिहारी बोस को लेकर। रास बिहारी घोष यहाँ पे दिया है, और एक आपके हैं रास बिहारी बोस, है ना। देखिए, रास बिहारी घोष जो हैं वह नरमपंथी थे। गोपाल कृष्ण गोखले आपके नरमपंथी थे। दादा भाई नौरोजी आपके नरमपंथी थे। यहाँ पे जो प्रश्न का उत्तर आपका होगा ऑप्शन सी होगा, विपिन चंद्र पाल, है ना। बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय, ये 3 जो है आपके माने जाते हैं उग्रवादी विचारधारा के समर्थक या क्रांतिकारी विचारधारा के समर्थक। रास बिहारी घोष और रास बिहारी बोस को लेकर कन्फ्यूजन होता है। अगर रास बिहारी घोष दिया जाए, जैसा कि प्रश्न दिया है, नरमपंथी थे, 1907 के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष थे, और इसी अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 2 भागों में डिवाइड हो जाती है, एक आपका नरमपंथ और एक आपका गरमपंथ। एक आपका बोस है, रास बिहारी बोस, ये जो है क्रांतिकारी थे, है ना। चलिएगा, आज के सेशन का अगला क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ समाचार पत्र है, यह किससे रिलेटेड है, ये आपसे पूछा गया है। कॉमनवेल्थ समाचार पत्र का संबंध किससे है। बाल गंगाधर तिलक, मौलाना अबुल कलाम आजाद, एनी बेसेंट, गोपाल कृष्ण गोखले, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। 2 चीज़ याद रखिएगा, ये एनी बेसेंट से रिलेटेड है। यहीं पे अगर आप बाल गंगाधर तिलक की बात कर लीजिएगा, तो मराठा और केसरी 2 समाचार पत्र थे, इनके महत्वपूर्ण समाचार पत्र थे, जो कि क्रांतिकारी गतिविधियों को फैलाने में सहायता इनसे मिली थी। मराठा भाषा पूछी जाती है, इंग्लिश बताइएगा, और केसरी की भाषा मराठी थी। गोपाल कृष्ण गोखले, इन्होंने भी एक समाचार पत्र समूह होता है, इनका मुझे याद नहीं आ रहा है। अगर आपको, हाँ, अल हिबाब और अल हिलाल, अगर देखा जाए मौलाना अबुल कलाम के 2 समाचार पत्र अल हिबाब और अल हिलाल। गोपाल कृष्ण गोखले का है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। प्रश्न संख्या 5 की बात करिएगा, दिया गया चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में होता है, यह आपसे पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आप लोग के लिए। पहले प्रश्न का उत्तर देखिएगा, फिर इसकी एक्सप्लेनेशन। चतुर्थ की बात हो रही है, और चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन जो है आपका किसके शासनकाल में होता है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही होगा, कनिष्क शासनकाल में। वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे, इसको आपको ध्यान देना होगा। अशोक के शासनकाल में तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन होता है पाटलिपुत्र पटना में।
काला अशोक के शासनकाल में दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन होता है कहाँ पर, तो बताइएगा वैशाली में, पूर्णग्राम वैशाली। और अजातशत्रु के शासनकाल में जो है पहली आपका होता है आयोजन अजातशत्रु शासनकाल में, और कहाँ पे, राजगिरी सप्तपर्णी गुफा में। अशोक के शासनकाल में जो संगीति हुई थी उसके अध्यक्ष मोगली पुत्र तीसरे थे। काला अशोक के शासनकाल में जो संगीति होती है उसके अध्यक्ष जो है वह आपके साव कबीर थे। अजातशत्रु शासनकाल में जो संगीति होती है उसके अध्यक्ष महाकश्यप थे। और कनिष्क के शासनकाल में अगर देखा जाए, बता दीजिएगा, वसुमित्र। प्रश्न संख्या 6 की बात कर लीजिएगा। उस वीर भारतीय राजा का नाम आपको बताना है जिसने सिकंदर को, या जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था। इंपॉर्टेंट होगा आप लोग के लिए। इसी प्रश्न को अगर मैं घुमा के पूछ दूं तो निश्चित रूप से इस प्रश्न का उत्तर सभी लोग बता देंगे, है ना। याद रखिएगा 326 ईसा पूर्व, 326 ईसा पूर्व झेलम का संग्राम या वितस्ता का संग्राम होता है किन दो के बीच में, सिकंदर और पोरस के बीच में। और पोरस का ही जो नाम था उसे आप पूर्व भी कहते थे। तो यहाँ पे जो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। बाकी ऑप्शन को देखने की जरूरत ही नहीं है ना। सिकंदर और पोरस के बीच में होता है आपका झेलम का संग्राम। इसी को वितस्ता का संग्राम भी कहते हैं और इसी को भाईडे स्पीच का युद्ध भी कहते हैं, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 7 की बात कर लीजिएगा। वैदिक कर्मकांड में होत्र या होता का संबंध है। होत्र या होता मंत्रों का गायन करने वाला व्यक्ति होत्र कहलाता था। कब? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में मंत्रों का गायन करने वाला व्यक्ति जो है होत्र के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अध्वर्यु आपका यजुर्वेद में है। सामवेद में अगर देखा जाए उद्गाता था, और अथर्ववेद में इसी को ब्रह्मा कहा गया है ना। प्रश्न संख्या अगर 8 की बात कर लीजिएगा। शक संवत का आरंभ होता है कब से होता है? 78 ईस्वी। प्रश्न आगे देखना ही नहीं है, एकदम 100% सही है। ऑप्शन है 78 ईस्वी से जो है शक संवत का आरंभ होता है। ये भी आपको ध्यान देना होगा। कनिष्क के शासनकाल थे। प्रश्न संख्या 9 की बात कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लिखित है कि प्राचीन भारत में दास्तां नहीं थी? 4 ग्रंथों का नाम दिया गया है। किसमें जो है ये कहा गया है कि प्राचीन भारत गुलाम नहीं था? अर्थशास्त्र, इंडिका, मुद्रा राक्षस या फिर वायु पुराण। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका है ऑप्शन बी होगा, इंडिका, जो कि रचना है मेगास्थनीज की। और मेगास्थनीज ने बताया कि प्राचीन भारत में दास्तां नहीं थी। अर्थशास्त्र, राजनीतिक सिद्धांत पर लिखी गई पुस्तक चाणक्य के द्वारा या कौटिल्य के द्वारा। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की है ना। तो ये सब चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। प्रश्न संख्या 10 की बात कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधुकालीन नगर है जो कि 3 भागों में विभक्त था? लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा, सूरजकोटरा या फिर इनमें से कोई नहीं, है ना। निम्नलिखित कौन सा सिंधुकालीन नगर 3 भागों में विभाजित था? ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, गुजरात में स्थित है और इसका नाम होगा धौलावीरा। प्रश्न संख्या यहाँ पे अगर हम 11 की बात कर लीजिएगा। शाहनामा के लेखक फाहिस्ता किसके दरबार संबंधित थे? महमूद गजनवी, सुबुक्तगीन, मोहम्मद गोरी, इनमें से कोई नहीं। तो फाहिस्ता किससे रिलेटेड थे? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे हो जाएगा, मोहम्मद गजनवी। प्रश्न संख्या 12 की बात करेगा। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मराठा सेना का नेतृत्व किसने किया था? ताराबाई, जीजाबाई, राजा राम या फिर संभाजी। तो यहाँ पे जो सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन ए, ताराबाई। प्रश्न संख्या 13 की बात करिएगा। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? ये आपसे पूछा गया है। कौन सुमेलित नहीं है? 3 सुमेलित है, एक नहीं है, वो आपको बताना है। भरतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित है, बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, कथक संबंधित, ये भी आपका सही है। सत्रिया असम संबंधित है, ये भी तीनों सही है। तीनों सुमेलित है, मतलब कोई भी ऐसा नहीं जो सुमेलित ना हो। ऑप्शन ई आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। इनमें से कोई भी नहीं ऐसा है जो कि सुमेलित ना हो, सभी के सभी क्या है? सुमेलित है। प्रश्न संख्या 14 की बात कर लीजिएगा। 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत के गवर्नर जनरल का नाम आपसे पूछा गया है। लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी और इनमें से कोई नहीं। देखिए, अगर देखा जाए भारत स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? आप कहेंगे भारत में स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? किस वर्ष? 1857 में। इनका हम कार्यकाल अगर हम देख लेते हैं तो निश्चित रूप से आपका प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा। लॉर्ड लिटन, इनका जो कार्यकाल था भारत में 1876 से लेकर 1880 तक। तो लॉर्ड लिटन किसी भी हालत में नहीं हो सकते हैं। 1800 नहीं था, सॉरी, ये आपका 1700 था, है ना। 1776 से 1780 तक।
लॉर्ड रिपन, इनका जो कार्यकाल था भारत में 1780 से लेकर 1784 तक, तो ये भी आपके नहीं होंगे। लॉर्ड विलियम बेंटिक, इनका जो कार्यकाल था 1828 से लेके 33 तक, ये भी नहीं होंगे। डलहौजी 1848 से लेकर 1856 तक था, है ना। 57 में क्रांति होती है। यहाँ पे उत्तर आपका सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। यानी उस समय कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग, है ना। लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल बन के आते हैं और उसी समय जो है भारत में स्वाधीनता संग्राम आपका, पहली क्रांति आपकी हो जाती है। और यही लॉर्ड कैनिंग थे जो कि भारत में प्रथम वायसराय बन के भी आते हैं। तो लॉर्ड कैनिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं। चलिएगा, अगर आपसे ये पूछते हैं कि 57 क्रांति के समय ब्रिटेन में प्रधानमंत्री कौन थे, आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझे बताएंगे कि 57 की क्रांति के समय, यानी भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय कौन पहला क्रांतिकारी, कौन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, आपको बताना है। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताइएगा। अंतिम क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 1946 के अंतरिम सरकार में मंत्री के पद पर नहीं था? जवाहरलाल नेहरू, लियाकत अली, अब्दुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। कौन अंतरिम सरकार में शामिल नहीं था? आपको चीज़ आपका यहाँ पे से हो जाएगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, है ना। तो ये रहे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। थैंक्स फॉर जॉइनिंग मी। ओके।